इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट विशेषज्ञ कल्पना के एक विषय संधान कल्पना के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम संधान कल्पना का परिचय और संधान कल्पना की परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो इन विषयों को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। संधान कल्पना अध्याय के पहले पैरे की शुरुआत में लिखा है, संधान कल्पना का ऐतिहासिक अध्ययन किया जाए तो वैदिक काल से ही सुरा, सोमरस आदि संधान की कल्पनाओं के विभिन्न स्वरूपों के निर्माण एवं सेवन के उल्लेख प्राप्त होते हैं, लेकिन उस समय चिकित्सात्मक उद्देश्य नहीं था। इसके चिकित्सकीय प्रभावों एवं निर्माण विधि का विस्तृत वर्णन आयुर्वेदीय संहिताओं चरक, सुश्रुत, वाग्भट में देखने को मिलता है। इस पहले पैरे का अर्थ ये है कि संधान कल्पना का ऐतिहासिक अध्ययन करने से ये पता चलता है कि अलग अलग प्रकार की संधान कल्पनाओं का निर्माण और उनका प्रयोग होने का उल्लेख वैदिक काल की लिखतों से प्राप्त होता है, लेकिन वैदिक काल में संधान कल्पनाओं का प्रयोग चिकित्सा के उद्देश्य से नहीं किया जाता था, लेकिन संधान कल्पना के चिकित्सकीय प्रभावों और निर्माण विधि आदि का वर्णन आयुर्वेद की प्रमुख संहिताओं में देखने को मिलता है, जिसके अनुसार चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट संहिता में संधान कल्पनाओं का वर्णन देखने को मिलता है। इसके बाद दूसरे पैरे में लिखा है, संधान से तात्पर्य फर्मेंटेशन से है, जिसका शाब्दिक अर्थ अनुपयोगी पदार्थ से लिया जाता है, लेकिन विशेषज्ञ की संधान कल्पना ठीक इससे विपरीत है। यह एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें औषधि द्रव्य को द्रव्य के साथ मिश्रित कर गुड़, शहद, धाई पुष्प आदि संधान हेतु कार्यकारी द्रव्यों को हांडी में बंद कर कुछ समय रखते हैं, जिससे औषधि की कारमुकता एवं सवीर्यता विधि में वृद्धि होती है। इस पैरे का अर्थ ये है कि संधान को इंग्लिश में फर्मेंटेशन कहा जाता है। फर्मेंटेशन का हिंदी शाब्दिक अर्थ किण्वीकरण या खमीर करने की प्रक्रिया होता है। यह फर्मेंटेशन की प्रक्रिया दूध से दही बनते समय और गूंथे हुए आटे से ब्रेड बनते हुए भी होती है। इस प्रकार से संधान प्रक्रिया एक विशिष्ट प्रकार की क्रिया है जिसमें औषधि द्रव्य को किसी लिक्विड द्रव्य के साथ मिश्रित करके साथ में गुड़, शहद, धाई पुष्प आदि संधान के लिए प्रयोग होने वाले द्रव्यों को हांडी में बंद करके कुछ समय यानी कि 15 दिन, 30 दिन, 60 दिन आदि के लिए बंद करके रखा जाता है। ऐसा करने से बनने वाली औषधि की कारमुकता अर्थात कार्य शक्ति एवं सवीर्यतावधि अर्थात उस औषधि के खराब ना होने की अवधि में वृद्धि होती है। इसके बाद अगला हेडिंग संधान कल्पना की परिभाषा का लिखा है। इस परिभाषा की व्याख्या आचार्य शार्ंगधर के द्वारा लिखित श्लोक के अनुसार की गई है। इस परिभाषा की व्याख्या के अनुसार क्वाथ आदि द्रव्य में औषधि द्रव्य, प्रक्षेप, गुड़, मधु आदि डालकर घड़े का मुख बंद कर चिरकाल तक यानी 10 दिन,
15 दिन या 30 दिन तक स्थिर रख देते हैं, इसे संधान कल्पना कहते हैं, जो आसव और अरिष्ट भेद से दो प्रकार की होती है। तो संधान कल्पना की इस व्याख्या का अर्थ ये है कि सबसे पहले संधान कल्पना के लिए प्रयोग होने वाले किसी घटक द्रव्य का क्वाथ या स्वरस बनाया जाता है। फिर इस क्वाथ और स्वरस के साथ प्रक्षेप के रूप में गुड़, मधु आदि को मिलाकर घड़े के अंदर रख देते हैं। इसके बाद इस घड़े का मुख बंद कर दिया जाता है। फिर इस घड़े को संहिता में लिखित निश्चित समय के लिए अर्थात 10 दिन, 15 दिन या 30 दिन तक स्थिर रख देते हैं। इसे ही संधान कल्पना कहा जाता है। संधान कल्पना दो प्रकार की होती है। आसव और अरिष्ट को संधान कल्पना के भेद के रूप में यहाँ पर लिखा गया है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो में हम आयुर्वेद के सब्जेक्ट विषज्य कल्पना के अध्याय संधान कल्पना के टॉपिक संधान हेतु आवश्यक जानकारियाँ की चर्चा करेंगे। इस टॉपिक को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहला हेडिंग औषधि द्रव्य परीक्षण का लिखा है। इस हेडिंग के अनुसार जिस औषधि को संधान हेतु उपयोग में लाना है, पहले उसका भली भांति परीक्षण कर लेना चाहिए। द्रव्य रस गुण वीर्य विपाक युक्त होना चाहिए। सड़े गले, जीर्ण, घुन लगे और निर्वीर्य द्रव्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस हेडिंग की व्याख्या का अर्थ ये है, जिस औषधि का संधान के लिए प्रयोग करना है, सबसे पहले उस औषधि का अच्छे से परीक्षण कर लेना चाहिए, जिसके अंतर्गत यह देखना जरूरी है कि वह औषधि द्रव्य रस गुण वीर्य विपाक से युक्त होनी चाहिए। अर्थात औषधि के अंदर रस गुण वीर्य विपाक की मात्रा सही अनुपात में होनी चाहिए। इसके साथ ही सड़े गले, पुराने और घुन लगे हुए द्रव्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद अगला हेडिंग कल्पना का चयन लिखा है, जिसके अनुसार कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जिनका आसव बनाया जाता है, कुछ का अरिष्ट। अतः विचार कर द्रव्य की स्वरस क्वाथ आदि कल्पनाओं का निर्माण करना चाहिए। क्वाथ निर्माण करते समय शास्त्र में यदि निर्दिष्ट हो तब उतना जल डालकर अवशेष रखें। द्रव्य अनुसार 4 गुना अथवा 8 गुना जल में क्वाथ कर चतुर्अंश या अर्धव अंश अवशेष रखना चाहिए। इस हेडिंग की व्याख्या का अर्थ ये है कि संधान कल्पना आसव और अरिष्ट भेद से दो प्रकार की होती है। आयुर्वेद के प्राचीन शास्त्रों के अनुसार कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ आसव ही बनाया जाता है और कुछ द्रव्यों का सिर्फ अरिष्ट। तो इस प्रकार बनने वाली औषधि के अनुसार प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद ही द्रव्य की स्वरस क्वाथ आदि कल्पनाओं का निर्माण करना चाहिए। अगर संधान विधि में कल्पना का चयन करने के बाद क्वाथ का निर्माण करना है तो शास्त्र में बताई गई मात्रा के अनुसार औषधि और जल को लेकर आपस में अच्छे से मिलाकर अग्नि पर चढ़ा देते हैं। शास्त्र के अनुसार जल की मात्रा चौथा हिस्सा या आधा हिस्सा रहने पर
क्वाथ तैयार हो जाता है। इसके बाद तीसरा हेडिंग स्थान चयन का लिखा है, जिसमें लिखा है सम्यक संधान के लिए ऐसे स्थान की जरूरत होती है जहां का तापमान एक समान रहता हो। संहिताओं में पात्र को धान के मध्य या भूसी में रखने का विधान है, लेकिन वर्तमान में तापमान नियंत्रित कमरों एसी का निर्माण होने से ये समस्या नहीं रहती है। इस हेडिंग की व्याख्या का अर्थ ये है कि संधान प्रक्रिया सही प्रकार से करने के लिए ऐसे स्थान की जरूरत होती है जहां का तापमान एक समान रहता हो। इस प्रकार तापमान को एक समान रखने के लिए प्राचीन संहिताओं में संधान कल्पना वाले पात्र या घड़े को धान के मध्य या भूसी में रखने के बारे में बतलाया है। लेकिन आजकल वर्तमान समय में तापमान एक समान रखने के लिए एसी वाले कमरों का निर्माण किया जाता है, इसलिए तापमान को एक समान रखने की समस्या बहुत कम हो चुकी है। इसके बाद चौथा हेडिंग पात्र चयन का है, जिसमें लिखा है प्राचीन काल में इसके लिए मिट्टी के चिकने घड़ों घृत भावित घड़े को उपयोग में लाया जाता था। कई बार संधान उपरांत पात्र कमजोर होने से फूट जाता था और द्रव्य के चू चू कर निकलने से औषधि भी व्यर्थ जाती थी, परंतु वर्तमान में मिट्टी के घड़े के स्थान पर लकड़ी के ड्रम, सीमेंट की टंकियां एवं कांच के जार काम में लिए जाते हैं। इस हेडिंग की व्याख्या का अर्थ ये है कि पुराने समय में संधान कल्पना के लिए मिट्टी के घड़ों का प्रयोग किया जाता था। इन मिट्टी के घड़ों को अच्छे से घी लगाकर चिकना कर लिया जाता था, फिर उसके बाद ही प्रयोग में लाया जाता था। मिट्टी के घड़ों की सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि कई बार संधान क्रिया के चलते समय और संधान क्रिया के संपूर्ण होने के बाद पात्र कमजोर होने के कारण से फूट जाता था, जिसके कारण से घड़े में रखी हुई औषधि धीरे धीरे चौकर व्यर्थ चली जाती थी। इसी कारण से आजकल घड़े का प्रयोग बहुत कम हो चुका है। आजकल लकड़ी के ड्रम, सीमेंट की टंकियां एवं कांच के जार ज्यादातर प्रयोग में लिए जाते हैं। इसके बाद पांचवा हेडिंग ऋतु चयन का है, जिसमें आसव अरिष्ट निर्माण हेतु वसंत एवं शरद ऋतु श्रेष्ठ मानी गई है। इस हेडिंग की व्याख्या के अनुसार संधान कल्पना के लिए सबसे अच्छी ऋतु वसंत एवं शरद ऋतु मानी गई है। शरद एवं वसंत ऋतु के समय ना तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है और ना ही बहुत ज्यादा सर्दी होती है। इन ऋतुओं में वातावरण का तापमान सामान्य बना रहता है। इसी कारण से वसंत एवं शरद ऋतु में संधान क्रिया की जाती है। इसके बाद छठा और सबसे अंतिम हेडिंग तापमान का लिखा है, जिसके अनुसार अत्यधिक शीतकाल या ग्रीष्म काल में संधान प्रक्रिया सम्यक रूप से संपन्न नहीं हो पाती है। अतः पात्र को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां का तापमान 30 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहता हो। इस हेडिंग की व्याख्या का अर्थ ये है कि बहुत ज़्यादा सर्दी और बहुत ज़्यादा गर्मी वाले समय में संधान की प्रक्रिया सही प्रकार से नहीं हो पाती, इसलिए संधान क्रिया वाले पात्र को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जिस स्थान का तापमान 30 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य में रहता हो। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो में हम संधान कल्पना अध्याय के महत्वपूर्ण विषय संधान परीक्षण विधि और संधान सवीरता विधि के बारे में चर्चा करेंगे। इन विषयों को अच्छे से जानने
और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। संधान परीक्षण विधि हेडिंग की व्याख्या में लिखा है, संधान के लगभग 1 सप्ताह के बाद पात्र में सुन या बुदबुदे फूटने जैसी हल्की हल्की आवाज आना शुरू हो जाती है, लेकिन यह आवाज पात्र के बिल्कुल नजदीक से सुनने पर ज्ञात होती है, जिसका कारण किण्वीकरण के प्रारंभ में CO2 गैस का बनना बताया जाता है। पात्र मुख में जलती हुई तीली ले जाने पर यदि बुझ जाए तब प्रक्रिया जारी है, और अगर तीली जलती रहे तो आसव या अरिष्ट तैयार हो चुका है, यह समझना चाहिए। किण्वीकरण क्रिया समाप्त होने पर ऑक्सीजन गैस की स्थिति होने से तीली जलती रहती है। इस हेडिंग की व्याख्या का अर्थ ये है कि संधान कल्पना के लिए किसी पात्र के अंदर रखी गई औषधि को संधान प्रक्रिया शुरू होने के 1 हफ्ते बाद देखा जाए तो उस पात्र में से हल्की हल्की बुदबुदे फूटने जैसी आवाज आना शुरू हो जाती है, मगर ये हल्की हल्की आने वाली आवाज पात्र के मुख के बिल्कुल नजदीक से सुनने पर ही महसूस होती है। इस हल्की हल्की आवाज का कारण संधान क्रिया के समय होने वाली किण्वीकरण अर्थात फर्मेंटेशन की क्रिया है। संधान की क्रिया में फर्मेंटेशन की क्रिया के कारण से पात्र में CO2 गैस अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मदद से संधान का परीक्षण किया जाता है। इस संधान परीक्षण के लिए जलती हुई तीली का प्रयोग किया जाता है। संधान परीक्षण करने के लिए इस जलती हुई तीली को संधान विधि वाले पात्र के मुख के अंदर ले जाया जाता है। अगर ये जलती हुई तीली बुझ जाए तो इसका अर्थ ये है कि संधान प्रक्रिया अभी लगातार जारी है। संधान क्रिया जारी होने के कारण से पात्र में से CO2 गैस उत्पन्न होती है, जिसके कारण से ये जलती हुई तीली बुझ जाती है। और अगर ये जलती हुई तीली पात्र के मुख के अंदर जाकर जलती रहे तो ये समझना चाहिए कि पात्र के अंदर संधान की प्रक्रिया संपूर्ण हो चुकी है, जिसके कारण से पात्र के अंदर किण्वीकरण की क्रिया समाप्त हो जाती है और इसीलिए पात्र के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण से यह तीली जलती रहती है। तो इस प्रकार से संधान परीक्षण विधि को किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग सवीर्यताविधि का है, जिसकी व्याख्या आचार्य शार्ङ्गधर के द्वारा लिखे गए श्लोक के अनुसार की गई है। इस हेडिंग की व्याख्या में लिखा है कि आसव अरिष्ट जितने पुराने हों उतने अधिक गुणकारी होते हैं। इस व्याख्या का अर्थ ये हुआ कि आसव और अरिष्ट की कोई वैलिडिटी या एक्सपायरी डेट नहीं होती और यह आसव और अरिष्ट बनने के बाद जितने पुराने होते जाते हैं उतने ही ज़्यादा गुणकारी होते हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय संधान हेतु सावधानियां के बारे में चर्चा करेंगे। इस विषय को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। संधान हेतु सावधानियां के सबसे पहले पॉइंट में लिखा है, प्रक्षेप द्रव्यों का मोटा चूर्ण डालना चाहिए, क्योंकि बारीक चूर्ण डालने से गाद अधिक बनती है। सावधानी के इस पहले पॉइंट का अर्थ ये है कि संधान कल्पना में प्रयोग होने वाले प्रक्षेप द्रव्यों का सिर्फ मोटा चूर्ण करना चाहिए। इन प्रक्षेप द्रव्यों का बारीक चूर्ण नहीं करना चाहिए, क्योंकि बारीक चूर्ण करने से
औषधि के अंदर गाद ज्यादा बन जाती है, जिसके कारण से औषधि के बीच में वेस्ट ज्यादा एकत्रित हो जाता है। इसीलिए संधान कल्पना में प्रक्षेप द्रव्यों का मोटा चूर्ण करना चाहिए। इसके बाद संधान कल्पना की सावधानी के दूसरे पॉइंट में लिखा है, संधान हेतु डाला गया द्रव द्रव्य पात्र के 2/3 भाग तक ही होना चाहिए ताकि किण्वीकरण अच्छी तरह हो सके। संधान कल्पना की सावधानी के दूसरे पॉइंट का अर्थ ये है कि पात्र की समृद्धता अगर 3 किलो है तो उसमें द्रव द्रव्य सिर्फ 2 किलो ही भरा जाना चाहिए और पात्र के अंदर लगभग 1 किलो के बराबर खाली स्थान रहना चाहिए। तो इस प्रकार पात्र की समृद्धता का 1/3 हिस्सा भाग खाली छोड़ा जाता है। संधान कल्पना में संधान प्रक्रिया के समय किण्वीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। इस किण्वीकरण की प्रक्रिया के कारण से पात्र के अंदर CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसी किण्वीकरण की प्रक्रिया के दौरान पात्र के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने के कारण पात्र के अंदर खाली जगह छोड़ी जाती है। इसीलिए यहाँ पर सावधानी के दूसरे पॉइंट में पात्र के अंदर द्रव द्रव्य को 2/3 हिस्सा तक ही डालने को कहा है। इसके बाद सावधानी के तीसरे पॉइंट में लिखा है, मधुर द्रव्य गुड़ आदि को एक साथ नहीं मिलाना चाहिए। इसके 2 भाग कर ले। प्रारंभ में आधा भाग डालें, शेष आधा भाग बाद में मिलाएं। तो सावधानी के इस तीसरे पॉइंट के अनुसार संधान कल्पना में प्रयोग होने वाले मधुर द्रव्य जैसे कि गुड़, शहद आदि को एक ही बार में एक साथ नहीं डालना चाहिए। पहले इन सभी मधुर द्रव्यों को आपस में मिक्स करके 2 हिस्सों में बांट लेना चाहिए। इसके बाद मधुर द्रव्यों के आधे भाग को अन्य औषधियों को डालने से पहले अर्थात सबसे पहले पात्र के अंदर डाल देना चाहिए और मधुर द्रव्यों के बाकी बचे हुए भाग को सभी औषधियों को पात्र में डालने के बाद मिलाना चाहिए। इसके बाद सावधानी के चौथे पॉइंट में लिखा है, पात्र मुख को कपड़े से बांधकर ऊपर से शराब रख दें। कपड़ मिट्टी से मुख को बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि संधान के दौरान बनने वाली CO2 गैस ना निकलने से आसव अरिष्ट शुक्तता को प्राप्त होते हैं। जलती तीली द्वारा परीक्षण करना भी संभव नहीं हो पाता है। संधान कल्पना की सावधानी के इस चौथे पॉइंट का अर्थ ये है कि संधान प्रक्रिया के दौरान पात्र का मुख कपड़े से बांध देना चाहिए। इसके बाद पात्र के मुख के ऊपर शराब अर्थात मिट्टी का घड़ा उल्टा करके पात्र के मुख के साथ मुख जोड़कर रख देते हैं। संधान प्रक्रिया के दौरान पात्र के मुख को कपड़ मिट्टी से बंद नहीं करना चाहिए अर्थात पात्र के मुख पर बांधे हुए कपड़े के ऊपर मिट्टी का लेप नहीं करना चाहिए और अगर पात्र के मुख पर बांधे हुए कपड़े के ऊपर मिट्टी का लेप कर दिया जाता है तो संधान क्रिया के दौरान बनने वाली CO2 गैस पात्र में से नहीं निकल पाती और जिसके कारण जलती हुई तीली के द्वारा संधान परीक्षण नहीं हो पाता और साथ में ऐसी बनी हुई संधान कल्पना खट्टी होती है। इसके बाद संधान कल्पना की 5वीं सावधानी में लिखा है, धातकी या मधुक पुष्प को पूर्णतः धूप में सुखा करके 2-4 टुकड़े करके डालना चाहिए। संधान कल्पना की सावधानी के इस 5वें पॉइंट का अर्थ है कि
धातकी या मधुक के फूलों को धूप में सही प्रकार से सुखा लेना चाहिए। धूप में सुखाने के बाद इन फूलों को 2 से 4 की संख्या में टुकड़े करके अन्य औषधियों के साथ मिलाकर पात्र में डालना चाहिए। इसके बाद संधान कल्पना की सावधानी का 6वां पॉइंट लिखा है। आसव अरिष्ट को छानकर यदि गाद ज्यादा मिश्रित हो तो उसमें निर्मली के बीज डालकर 7 या 10 दिन स्थिर रख देना चाहिए। संधान कल्पना की इस व्याख्या का अर्थ ये है कि बनी हुई संधान कल्पना को छानकर देखने के बाद अगर गाद ज्यादा दिखाई दे तो उस औषधि के अंदर निर्मली के बीजों को डालकर 7 से 10 दिन के लिए पात्र को फिर से स्थिर रख देना चाहिए। इसके बाद संधान कल्पना की सावधानी के 7वें पॉइंट में लिखा है, सुगंधित द्रव्य संधान क्रिया पूर्ण होने के ठीक बाद मिलाएं और 7 से 8 घंटे पात्र का मुख बंद कर फिर छानना चाहिए। संधान कल्पना की सावधानी के इस पॉइंट का अर्थ ये है कि संधान कल्पना में सुगंध के लिए प्रयोग होने वाले सुगंधित द्रव्यों को संधान क्रिया सही प्रकार से पूर्ण होने के बाद ही पात्र के अंदर इनको मिलाना चाहिए। इन सुगंधित द्रव्यों को औषधि वाले पात्र के अंदर डालने के बाद इस पात्र को 7 से 8 घंटे के लिए मुख बंद करके फिर से स्थिर रख देना चाहिए और निश्चित समय के बाद औषधि को छान लेना चाहिए। इसके बाद संधान कल्पना की सावधानी का 8वां पॉइंट लिखा है, यद्यपि संधान की अवधि का शास्त्र में निर्देश किया गया है, फिर भी परीक्षण होने पर ही प्रक्रिया को पूर्ण समझना चाहिए। सावधानी के इस पॉइंट का अर्थ ये है कि किसी भी प्रकार की संधान कल्पना के निर्माण के लिए शास्त्रों के अंदर संधान प्रक्रिया के लिए अवधि का उल्लेख किया गया होता है, अर्थात औषधि की निर्माण विधि और औषधि बनाने के लिए अवधि का वर्णन किया गया होता है। फिर भी जलती हुई माचिस की तीली वाली संधान परीक्षण विधि पूर्ण होने के बाद ही संधान कल्पना को पूर्ण समझना चाहिए। इसके बाद संधान कल्पना की सावधानी का 9वां पॉइंट लिखा है, बोतल भरते समय पूरा नहीं भरना चाहिए, लगभग 1 इंच खाली रखना चाहिए, क्योंकि बोतल बंद करने के बाद भी संधान की क्रिया जारी रहती है, लेकिन बहुत धीरे। उस समय बनने वाली ऑक्सीजन गैस के लिए जगह होना आवश्यक है। संधान कल्पना की सावधानी के इस पॉइंट का अर्थ ये है कि संधान कल्पना पूर्ण होने के बाद जब औषधि बन जाती है तो इस औषधि को बोतल में भरते समय पूरा नहीं भरना चाहिए और लगभग 1 इंच जगह खाली रखनी चाहिए, क्योंकि संधान की प्रक्रिया बहुत ही धीमी गति से परीक्षण करने के बाद भी चलती रहती है, जिसके कारण से ऑक्सीजन गैस की उत्पत्ति होती रहती है। इसी ऑक्सीजन गैस के लिए बोतल के अंदर 1 इंच खाली जगह छोड़ी जाती है। इसके बाद संधान कल्पना की सावधानी का अंतिम पॉइंट लिखा है, आसव अरिष्ट में धातुओं की वारितर भस्मों को उपयोग में लाना चाहिए। लोह भस्म का मिश्रण त्रिफला प्रधान कल्पों में किया जाता है। त्रिफला स्थित कषाय अम्ल लोह भस्म को शीघ्र घोलने में सहायता करता है। संधान कल्पना की
इस सावधानी के पॉइंट का अर्थ ये है कि संधान कल्पना की प्रक्रिया में धातुओं की भस्मों का प्रयोग किया जाता है। इसमें धातुओं की बारीतर भस्मों को प्रयोग में लाते हैं। ऐसी भस्म जो जल के ऊपर तैरने योग्य हो उससे बारीतर भस्म कहा जाता है। इसके अलावा लौह भस्म का प्रयोग संधान कल्पना की त्रिफला प्रधान औषधियों में किया जाता है, क्योंकि त्रिफला में स्थित कषाय अम्ल लौह भस्म को जल्दी घोल देने में सहायता करता है। इस प्रकार बड़ी सावधानी से संधान कल्पना के अंदर भस्मों का प्रयोग किया जाता है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो में हम संधान कल्पना अध्याय के अंतर्गत आने वाले विषयों जैसे कि संधान कल्पना की विधि, संधान कल्पना के भेद, संधान कल्पना में प्रयोग होने वाले प्रक्षेप आदि की मात्रा के बारे में चर्चा करेंगे। इन सभी विषयों को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो में सबसे पहला हेडिंग अनुक्त जल, गुण, प्रक्षेप आदि की मात्रा का लिखा है, जिसकी व्याख्या आचार्य षडांगर के श्लोक के अनुसार की गई है। इस श्लोक की व्याख्या में लिखा है, वैसे तो शास्त्र में जल आदि द्रव्य की मात्रा का उल्लेख मिलता है, लेकिन जहां इनकी मात्रा का उल्लेख ना हो वहां एक द्रोण जल में 1 तुला अर्थात 5 सेर गुड़, अर्ध तुला अर्थात 2.5 सेर शहद एवं प्रक्षेप 0.5 अर्थात 500 ग्राम डालना चाहिए। तो अब हम इस व्याख्या का अर्थ जान लेते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार किसी भी प्रकार की औषधि के निर्माण के लिए शास्त्र में लिखित निर्माण विधि के अनुसार हर एक प्रकार के जल आदि द्रव्य की मात्रा का उल्लेख किया गया होता है। अगर किसी औषधि की निर्माण विधि के अंतर्गत शास्त्र के अंदर मात्रा आदि का उल्लेख नहीं किया गया होता, तो ऐसी स्थिति में बनने वाली औषधि के घटक द्रव्यों में प्रक्षेप द्रव्यों की मात्रा निम्न अनुसार प्रयोग की जा सकती है, जिसमें जल की मात्रा अगर 1 द्रोण अर्थात 12 किलो 288 ग्राम प्रयोग हो रही हो तो उसमें 1 तुला अर्थात 5 सेर गुड़ की मात्रा होनी चाहिए। इसके साथ ही शहद की मात्रा अर्ध तुला अर्थात 2.5 सेर होनी चाहिए। इसके बाद अंत में प्रक्षेप की मात्रा 0.5 अर्थात 500 ग्राम लेने को लिखा गया है। इस प्रकार आचार्य षडांगर के अनुसार जल, गुड़, प्रक्षेप आदि की मात्रा के बारे में व्याख्या की गई है। इसके बाद अगला हेडिंग संधान कल्पना के भेद का लिखा है, जिसके अनुसार संधान कल्पना के मुख्यतः 2 भेद बतलाए गए हैं, जिसमें पहले पॉइंट में मद, आसव, अरिष्ट, सुरा, कादम्बरी आदि का जिक्र किया गया है और इसके दूसरे पॉइंट में शुक्त, कांजी, आरनाल, तुशोदक, सौवीर आदि का नाम लिखा है। इस प्रकार से यहाँ पर संधान कल्पना के 2 मुख्य भेद मद और शुक्त के नाम से लिखे गए हैं। संधान कल्पना के भेद के पहले भाग मद के अंतर्गत आने वाली कल्पनाओं के नाम आसव, अरिष्ट, सुरा और कादम्बरी के नाम से लिखे गए हैं। इसके बाद संधान कल्पना के दूसरे भेद शुक्त के अंतर्गत आने वाली कल्पनाओं के नाम कांजी, आरनाल, तुशोदक, सौवीर्य के नाम से लिखे गए हैं। जैसे कि यहाँ पर संधान कल्पना के मुख्य 2 भेद मद और शुक्त बतलाए हैं।
मगर आजकल औषधि निर्माण के लिए आसव और अरिष्ट का प्रयोग संधान कल्पना के रूप में किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर अगला हेडिंग आसव अरिष्ट परिभाषा का लिखा है। इस हेडिंग की व्याख्या आचार्य षडांगर के लिखे गए श्लोक के अनुसार दी गई है। इस व्याख्या के अनुसार औषधि द्रव्यों का बिना पाक किए जल, स्वरस आदि द्रव द्रव्य में मिलाकर संधान करना को आसव कहते हैं, जबकि क्वाथ बनाकर की गई संधान कल्पना को अरिष्ट कहते हैं। तो यहाँ पर लिखी गई आसव अरिष्ट की परिभाषा में आसव और अरिष्ट की निर्माण विधि में सिर्फ इतना सा अंतर है कि आसव का निर्माण करते वक्त सबसे पहले बिना पकाए हुए जल या स्वरस आदि का प्रयोग घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है, जबकि अरिष्ट की निर्माण विधि में अग्नि पर पकाए हुए क्वाथ का मुख्य घटक द्रव्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार संधान कल्पना की इन दोनों कल्पनाओं आसव और अरिष्ट में यही अंतर है। बाकी की पूरी विधि इन दोनों कल्पनाओं में एक समान है। इसके बाद अगला हेडिंग आसव अरिष्ट की मात्रा का लिखा है, जिसमें आचार्य षडांगर के अनुसार आसव अरिष्ट की मात्रा एक पल अर्थात 48 ग्राम बतलाई है, परंतु वर्तमान में 1 से 2.5 तोला अर्थात 12 से 30 ग्राम तक की मात्रा को प्रयोग करने के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद सबसे अंत में संधान विधि का हेडिंग लिखा है, जिसके अनुसार यदि अरिष्ट बनाना हो तब औषधियों का यवकूट चूर्ण कर क्वाथ कर लें, और आसव बनाना हो तब स्वरस या हिम को संधान पात्र में डालकर मधुर अंश मिला दें। धातकी पुष्प या मधुक पुष्प एवं अन्य प्रक्षेप द्रव्यों का मोटा चूर्ण डालकर मुख को कपड़े से बांधकर निर्वात स्थान पर शास्त्र में निर्दिष्ट समय तक रखें। परीक्षण उपरांत छानकर उपयोग में लाते हैं। तो इस संधान विधि की व्याख्या के अनुसार यदि अरिष्ट बनाना है तो सभी प्रकार की घटक द्रव्य औषधियों का मोटा चूर्ण करके क्वाथ तैयार किया जाता है, और अगर आसव बनाना है तो सबसे पहले सभी प्रकार के घटक द्रव्य औषधियों का स्वरस या हिम तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर अरिष्ट के अनुसार क्वाथ और आसव के अनुसार स्वरस या हिम बनाने के बाद संधान क्रिया वाले पात्र में क्वाथ या स्वरस या हिम को डालकर मधुर अंश मिला देते हैं। इसके बाद प्रक्षेप द्रव्यों का मोटा चूर्ण किया जाता है। इन प्रक्षेप द्रव्यों के चूर्ण में धातकी पुष्प या मधुक पुष्प को मिक्स किया जाता है। इस प्रकार मिक्स किए गए मिश्रण को संधान क्रिया वाले पात्र में डाल दिया जाता है। इसके बाद पात्र का मुख कपड़े से बांध दिया जाता है। पात्र का मुख कपड़े से बांधने के बाद इस पात्र को एक समान तापमान वाले कमरे में शास्त्र में बताए गए निश्चित समय के अनुसार स्थिर रख देते हैं। इसके बाद संधान कल्पना का संधान सिद्धि परीक्षण माचिस की जलती हुई तीली के द्वारा किया जाता है। अगर संधान कल्पना इस संधान सिद्धि परीक्षा में सफल हो जाती है तो इस संधान कल्पना को छानकर शीशियों में भर लिया जाता है और रोग के अनुसार इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसी के साथ
हमारी आज की वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो में हम आयुर्वेद की बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि अशोकारिष्ट निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम अशोकारिष्ट के घटक द्रव्य, निर्माण विधि, सेवनीय मात्रा और उपयोग के बारे में जानेंगे। इन सभी विषयों को अच्छे से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अशोकारिष्ट निर्माण की व्याख्या की शुरुआत यहाँ पर विशज्य रत्नावली के श्लोक से की गई है। इस श्लोक को आप वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। इस श्लोक के अनुसार ही अशोकारिष्ट निर्माण के हेडिंग्स और उनकी व्याख्या की गई है। इसमें सबसे पहला हेडिंग क्वाथ के घटक द्रव्य का लिखा है, जिसमें क्वाथ के लिए प्रयोग होने वाले घटक द्रव्यों का नाम मात्रा के साथ लिखा है। इसमें सबसे पहला नाम अशोक छाल का लिखा है, जिसकी मात्रा 1 तुला अर्थात 5 किलोग्राम लिखी है। इसमें दूसरा घटक द्रव्य शुद्ध मीठा जल लिखा है, जिसकी मात्रा 4 द्रोण अर्थात 49 किलो 152 ग्राम है। इसमें तीसरे नंबर पर क्वाथ की शेष मात्रा लिखी है, जो कि उपरोक्त लिए गए घटक द्रव्यों की मात्रा का 1/4 भाग है। इसके बाद अगला हेडिंग प्रक्षेप द्रव्य का लिखा है। इस हेडिंग की व्याख्या में सभी प्रक्षेप द्रव्यों के नाम उनकी मात्रा के साथ लिखे गए हैं। इनमें पहले 2 प्रक्षेप द्रव्यों को छोड़कर बाकी के सभी प्रक्षेप द्रव्यों की मात्रा एक समान लिखी गई है। प्रक्षेप द्रव्यों में सबसे पहला नाम गुड़ का लिखा है, जिसकी मात्रा 200 पल अर्थात 10 किलोग्राम लिखी है। इसमें दूसरे प्रक्षेप द्रव्य का नाम धातकी पुष्प लिखा है, जिसकी मात्रा 16 पल अर्थात 800 ग्राम लिखी है। इसके बाद लिखे गए सभी प्रक्षेप द्रव्यों के नाम इस प्रकार है: काला जीरा, नागरमोथा, शुंठी, दारूहरिद्रा, नीलकमल, हरड़ तवक, बहेड़ा तवक, आंवला तवक, आम की गुठली, श्वेत जीरा, वासामूल, श्वेत चंदन प्रक्षेप द्रव्य के रूप में लिखे गए हैं। इस सूची में काला जीरा से लेकर श्वेत चंदन तक के सभी प्रक्षेप द्रव्यों की मात्रा एक समान लिखी गई है। इन सभी प्रक्षेप द्रव्यों की मात्रा 1-1 पल अर्थात 50-50 ग्राम लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग अशोकारिष्ट की निर्माण विधि का लिखा है, जिसके अनुसार सर्वप्रथम काला जीरा से श्वेत चंदन पर्यंत समस्त घटक द्रव्यों का स्थूल चूर्ण करके रख ले। अब अशोक छाल को इमाम दस्ते में कूटकर यवकूट चूर्ण तैयार कर ले। फिर कलई किए हुए ताम्र के बड़े पतीले में डालकर यथोक्त परिणाम में शुद्ध मीठा जल मिलाकर रात्रि पर्यंत रखे। प्रातः काल पात्र को चूल्हे पर चढ़ाकर मध्यम अग्नि पर चतुर्थ अंश अवशेष पर्यंत क्वाथ तैयार कर लेते हैं। ठंडा होने पर छानकर मिट्टी के बड़े घड़े या 2 छोटे घड़ों में क्वाथ को डालकर तैयार किए हुए औषधियों का मोटा चूर्ण मिश्रित कर गुड़ एवं धूप में सुखाए हुए धाये पुष्पों को टुकड़े करके डालकर गड़े का मुख कपड़े से बंद कर धान्य राशि या वातानुकूल कमरे में स्थिर रख देते हैं। 1 माह बाद परीक्षा करके छान कर बोतलों में सील बंद कर रख देते हैं। तो अब हम इस निर्माण विधि को समझ लेते हैं। तो अशोकारिष्ट की लिखी हुई इस निर्माण विधि के अनुसार सबसे पहले काला जीरा से लेकर श्वेत चंदन तक के लिखे हुए सूची के अनुसार सभी प्रक्षेप द्रव्यों का मोटा चूर्ण करके रख लिया जाता है। इसके बाद
अशोक की छाल को निश्चित मात्रा में लिया जाता है। इस अशोक की छाल को इमाम दस्ते में कूटकर मोटा चूर्ण तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद तांबे के बर्तन के अंदर निश्चित मात्रा में जल और इस अशोक की छाल के चूर्ण को डालकर एक रात्रि के लिए इस पात्र को स्थिर रख दिया जाता है। फिर इस पात्र को अगले दिन सुबह मध्यम अग्नि पर चढ़ा दिया जाता है। जब इस पात्र के अंदर अग्नि पर पकते हुए जल की मात्रा 1/4 हिस्सा रह जाए तो इस पात्र को अग्नि से उतार लिया जाता है। इस प्रकार अशोक की छाल का क्वाथ तैयार कर लेने के बाद इसे ठंडा होने पर छानकर मिट्टी के बड़े या 2 छोटे घड़ों में डाल दिया जाता है। इस क्वाथ के अंदर प्रक्षेप द्रव्यों के किए गए मोटे चूर्ण को मिक्स कर दिया जाता है। इसके बाद धाये पुष्पों को अच्छे से धूप में सुखाकर उनके टुकड़े करके घड़े के अंदर डाल दिया जाता है। इसमें साथ में ही गुड़ को भी निश्चित मात्रा में मिक्स कर दिया जाता है। इन सभी प्रकार की द्रव्य औषधियों को आपस में अच्छे से मिक्स करने के बाद घड़े का मुख कपड़े से बंद कर दिया जाता है। फिर इस घड़े को धान्य राशि में या वातानुकूलित कमरे में शास्त्र में लिखित निश्चित समय के लिए स्थिर रख देते हैं। संधान प्रक्रिया की शुरुआत को 1 महीना पूरा होने के बाद पात्र में मौजूद औषधि का परीक्षण किया जाता है। इस परीक्षण में सफल होने पर औषधि को बोतलों में सील बंद करके रख दिया जाता है और रोगी के रोग के अनुसार औषधि का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग सेवनीय मात्रा अर्थात डोज का लिखा है, जिसमें अशोकारिष्ट की सेवनीय मात्रा 1 से 2 तोला अर्थात 12 से 24 ग्राम लिखी है। इसके बाद अगला हेडिंग अनुपान का लिखा है, जिसके अंतर्गत लिखा है भोजन उपरांत बराबर जल मिलाकर लेना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि अगर अशोकारिष्ट की मात्रा 20 ग्राम है तो उसमें जल की मात्रा भी 20 ग्राम मिलाकर ही इसका सेवन किया जाना चाहिए। इसके बाद अशोकारिष्ट निर्माण में सबसे अंतिम हेडिंग अशोकारिष्ट के उपयोग का लिखा है, जिसके अनुसार अशोकारिष्ट श्वेत प्रदर अर्थात ल्यूकोरिया, रक्त प्रदर अर्थात मेट्रोरेजिया, कष्ट आर्तव अर्थात डिस्मेनोरिया, ज्वर अर्थात बुखार या फीवर, मंद अग्नि अर्थात पाचन शक्ति का कमजोर होना, प्रमेह अर्थात शुगर और अंत में शोथ अर्थात शरीर में सूजन आदि रोगों में बहुत ही ज्यादा लाभदायक होती है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो में हम आयुर्वेद की बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि कुमार्य आसव निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम कुमार्य आसव के घटक द्रव्य, निर्माण विधि, अनुपान, सेवनीय मात्रा और उपयोग के बारे में जानेंगे। कुमार्य आसव की व्याख्या की शुरुआत यहाँ पर आचार्य षडांगर के द्वारा लिखे गए श्लोक से की गई है। आचार्य षडांगर के द्वारा लिखे गए इस कुमार्य आसव से संबंधित श्लोक को आप वीडियो को पॉज करके भी सही प्रकार से पढ़ सकते हैं। इस श्लोक के बाद कुमार्य आसव की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग घटक द्रव्य का लिखा है। घटक द्रव्य के हेडिंग के अंतर्गत कुमार्य आसव में प्रयोग होने वाले सभी प्रकार के द्रव द्रव्यों को सूची में लिखा गया है। इस घटक द्रव्यों की सूची में इनके नाम मात्रा के साथ लिखे हैं। इन घटक द्रव्यों में
सबसे पहला नाम घृत कुमारी पत्र रस का लिखा है, जिसकी मात्रा 1 द्रोण अर्थात 13 लीटर लिखी है। दूसरे नंबर पर गुड़ का नाम लिखा है, जिसकी मात्रा 1 तुला अर्थात 5 किलोग्राम लिखी है। इसके बाद क्रमवार शहद और तीक्ष्ण लौह बसम का नाम लिखा है। इन दोनों की मात्रा एक समान आधा आधा तुला अर्थात 2.5 किलोग्राम लिखी गई है। इसके बाद इस सूची में सौंठ, काली मिर्च, पिपली बड़ी, लवंग, दालचीनी, इलायची छोटी, तेजपत्तर, नागकेशर, चित्रक मूल, पिपली मूल, विड़ंग, गज पिपली, चव्य, हाउबेर, धनिया, सुपारी फल, कुटकी, नागरमोथा, हरड़ तवक, बहेड़ा तवक, आंवला तवक, रासना, देवदारू, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, मुरवा अर्थात मरोड़ फली, मुलट्ठी, दंती मूल, पुष्कर मूल, बला मूल, अति बला मूल, शुद्ध केवांच बीज, गोखरू छोटा, सौंफ, हिंग पत्री, अकरकरा, उटंगन बीज, श्वेत पुनर्नवा, रक्त पुनर्नवा, लोत्र तवक, स्वर्ण माक्षिक बसम। घटक द्रव्यों की इस सूची में सौंठ से लेकर स्वर्ण माक्षिक बसम तक सभी घटक द्रव्यों की मात्रा एक समान आधा आधा पल अर्थात 25-25 ग्राम लिखी गई है। इसके बाद सबसे अंतिम घटक द्रव्य का नाम धाई पुष्प लिखा है, जिसकी मात्रा 8 पल अर्थात 400 ग्राम लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग कुमार्य आसव की निर्माण विधि का लिखा है। इस हेडिंग की व्याख्या में लिखा है, प्रथमतः सौंठ से लोत्र तवक पर्यंत द्रव्यों को कूट पीसकर मोटा चूर्ण तैयार कर लेते हैं। तत्पश्चात मिट्टी के 2 घड़े जो घी से चुपड़ कर स्निग्ध किए गए हों लेकर घृत कुमारी स्वरस को आधा आधा डालकर गुड़ को अच्छी तरह मिला देते हैं। उसके बाद बनाए गए स्थूल चूर्ण को आधा आधा करके दोनों घड़ों में डालते हैं। फिर धातु बसम और दाई पुष्प को केवल टुकड़े करके डालकर वस्त्र से घड़ों का मुख बंद कर 20 से 25 दिनों तक धान्य राशि में रखते हैं। परीक्षण उपरांत छानकर बोतल पैक कर सुरक्षित रख लेते हैं। अब इस निर्माण विधि को समझ लेते हैं। कुमार्य आसव की निर्माण विधि के अनुसार सबसे पहले घटक द्रव्यों की सूची में दिए गए सौंठ से लेकर लोत्र तवक तक के घटक द्रव्यों को लिया जाता है। इन घटक द्रव्यों को सबसे पहले इमाम दस्ते में पीसकर मोटा चूर्ण तैयार कर लिया जाता है। इस चूर्ण का प्रयोग इस निर्माण विधि के अंतिम पड़ाव में प्रक्षेप द्रव्यों के रूप में किया जाएगा। इसके बाद मिट्टी के 2 घड़े लिए जाते हैं। इन दोनों घड़ों को अच्छे तरीके से घी लगाकर चुपड़ दिया जाता है। इन दोनों घड़ों में घटक द्रव्यों में से घृत कुमारी स्वरस को लेकर आधी आधी मात्रा में डाल दिया जाता है। इन घड़ों के अंदर साथ में गुड़ को डालकर अच्छी तरह मिक्स कर दिया जाता है। इन दोनों घड़ों में मिक्स हुए द्रव्य के अंदर आधा आधा करके प्रक्षेप द्रव्यों वाले चूर्ण को मिला दिया जाता है। इसके बाद धातु बसम और दाई पुष्प के टुकड़ों को डालकर दोनों घड़ों के मुख को वस्त्र से बांध दिया जाता है। फिर इन दोनों घड़ों को 20 से 25 दिन के लिए धान्य राशि के अंदर स्थिर रख दिया जाता है। इन दोनों घड़ों के अंदर मौजूद औषधि का निश्चित समय के बाद परीक्षण किया जाता है। परीक्षण सफल होने पर औषधि को छानकर बोतलों के अंदर पैक करके सुरक्षित रख लिया जाता है। रोगी के रोग के अनुसार निश्चित अवधि
और निश्चित मात्रा के अनुसार औषधि को प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग कुमार्य आसव की सेवनीय मात्रा का है, जिसके अनुसार कुमार्य आसव की सेवनीय मात्रा 1 से 2 तोला अर्थात 12 से 24 ग्राम है। इसके बाद अगला हेडिंग कुमार्य आसव के अनुपान का लिखा है, जिसके अनुसार कुमार्य आसव का सेवन बराबर जल के साथ कराना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि अगर कुमार्य आसव की मात्रा 20 ग्राम है तो उसमें 20 ग्राम ही जल की मात्रा मिलाकर रोगी को सेवन कराना चाहिए। इसके बाद अगला हेडिंग कुमार्य आसव के उपयोग का लिखा है, जिसके अनुसार कुमार्य आसव औषधि के रूप में विबंध अर्थात कब्ज, मूत्रकृच अर्थात यूरिन की कम मात्रा, परिणामशूल अर्थात पेट में रुक रुक कर होने वाला दर्द, यकृत विकार अर्थात लीवर से संबंधित रोग, आठों उदर रोग अर्थात 8 प्रकार के पेट के रोग, कष्ट आर्तव अर्थात स्त्रियों के मासिक चक्र में होने वाली परेशानी आदि रोगों में बहुत ही लाभकारी होती है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।